हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे यूपीएचईएससी विज्ञापन संख्या 51 के लिए भारत का भूगोल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती हैं। तो आज की इस क्लास में केवल उन्हीं चीज़ों को हम पढ़ेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये देखिए आपका जो सिलेबस है इसे ज़्यादातर कंप्लीट करवाया जा चुका है। और जैसा कि आप अगर देखेंगे तो आपका यूपीएचईएससी विज्ञापन संख्या 51 में केवल 6 यूनिट ही दिए गए हैं। हालांकि केवल 6 यूनिट आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ही शार्ट में या चुटकियों में आप इसे समाप्त कर लेंगे। 6 यूनिट में ही गागर में सागर बना दिया गया है। पहला जो यूनिट है ये समसामयिक मुद्दे से है, यानी कि करंट अफेयर का है। ये आपकी सारी क्लासेस अब तक हो चुकी हैं। और शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति यानी कि टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के अंतर्गत जो आपका यूनिट 2 है ये क्लास भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आईसीटी भी आपको पढ़ाई जा चुकी है। पर्यावरण की क्लास भी आपकी हो चुकी है। भारतीय इतिहास की क्लास भी आपकी करवाई जा चुकी है। और भारतीय संविधान पॉलिटी की भी क्लास आपकी हो चुकी है। आज के इस लेक्चर में हम भारत का सामान्य भूगोल पढ़ेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट ओपन कर लीजिएगा और इस प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो डिस्कस कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो पीवाईक्यूज़ हैं यानी कि पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। जितने भी मॉडल पेपर करवाए गए हैं सारे मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। मैं बस ये कहूँगा कि अगर आप ये प्लेलिस्ट पूरा कंप्लीट कर लें 1 to 2 टाइम, अगर आप इसे देख लें 2-3 बार इसे अगर आप देख लें तो फिर जीएस का जो तनाव है ना आपके मन में कि जीएस में क्या करूँगा कैसे करूँगा, ये तनाव आपका दूर हो जाएगा। इतना जो मटेरियल दिया गया है आपको ये मोर देन सफिशिएंट है। आप यकीन मानिए इतना करने के बाद आपको लगेगा कि बहुत कुछ आपको पता है। और जितना आपका सिलेबस है और जितना आपका वेटेज है जीएस का, उस लिहाज से जितना मटेरियल आपको दिया गया है ना वो मोर देन सफिशिएंट है। हालांकि जो लोग पेड ग्रुप में हैं तो पेड ग्रुप में आपको सारी पीडीएफ भी दी जाती है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। पीडीएफ से फ़ायदा ये होता है कि क्लास के बाद आप जब चाहें इसका रिवीजन भी शानदार तरीके से कर सकते हैं। सारी पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में दी जाती है। जो लोग पेड ग्रुप में नहीं हैं वो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, तो उनको सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों बीच बीच में मैं आपको सारी बातें बताता रहूँगा। पेड ग्रुप के बारे में इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। ये आपका पेड ग्रुप व्हाट्सअप नंबर है, आप चाहें तो व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का भूगोल, जैसा कि आप ये तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं, ये पूरे वर्ल्ड की तस्वीर है। और इसमें जो भारत का हिस्सा है इसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आपको ये भी पता है कि जो भारत है इसे मुख्य रूप से 4 भागों में आप बांट सकते हैं। सबसे ऊपर तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पर्वतीय प्रदेश होते हैं। इसके बाद ये आपका विशाल मैदान वाला एरिया आपका आ जाता है। फिर आपका पठारी एरिया आ जाता है, ये मैदान वाला एरिया हो गया। फिर बीच में आपका ये पठार आ जाता है और ये आपके समुद्र तट आ जाते हैं। और बीच में रेगिस्तान भी आता है। अगर आप जाएंगे राजस्थान साइड तो आपको रेगिस्तान वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक जो भौतिक विभाजन किया गया है बाय नेचुरल है, प्रकृति के द्वारा किया गया है। और इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आप ये समझिए कि भारत जो है दोस्तों, जो आपका मैप है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। अब यहाँ पर आपके मन में आ रहा होगा, जो लोग भूगोल इसके पहले नहीं पढ़े हैं वो जानना चाहेंगे कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है। दोस्तों इस इमेज को आप देख रहे होंगे, ये आपका उत्तरी ध्रुव है और नीचे आपका दक्षिणी ध्रुव है। आपको ये भी पता है कि इसके बीचों बीच जो ये रेखा खींची जाती है ये इसे आप 0 डिग्री रेखा कहते हैं, जो कि विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर के रूप में आप इसे जानते हैं। 23.5 डिग्री अगर आप उत्तर में जाएंगे, ये जो आपका विषुवत वृत्त है इसके 23.5 डिग्री अगर आप उत्तर में जाएंगे तो ये आपका कर्क रेखा होती है। और 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर ये आपकी मकर रेखा होती है। ठीक है, तो ये जो रेखाएं खींची गई हैं ये जो है विषुवत वृत्त यानी कि जो इक्वेटर है इसके समानांतर रेखाएं खींची जाती हैं और पूर्व से पश्चिम दिशा में ये रेखाएं खींची जाती हैं। इनको क्या कहते हैं आप? इन्हें कहते हैं अक्षांश। ठीक है, और रही बात दोस्तों देशांतर के बारे में, तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ये आपका उत्तरी ध्रुव है और इसके जस्ट नीचे आपका दक्षिणी ध्रुव होगा। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं इनको कहा जाता है देशांतर रेखाएं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, तो बहुत अधिक इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि क्लास आपकी लंबी हो जाएगी। बाकी चीज़ें अब आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर अब आप समझ गए होंगे कि जो भारत है ये उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध का मतलब अब आप समझ रहे होंगे
ये जो आपका विस्तृत रेखा है, इसके उत्तर में जो गोलार्ध है, यानी कि गोले का आधा, ये उत्तरी गोलार्ध है और इसके नीचे जो है ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो भारत जो है ये उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि अगर आप देखेंगे ये जो पोजीशन आपको बताई जा रही है भारत की, ये जो ऊपर वाली जो पोजीशन है ये 8 डिग्री से लेकर ये नीचे जो है ये 37 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट ऊपर वाली पोजीशन और 37 डिग्री 6 मिनट ये जो नीचे वाली पोजीशन है, तो इसके बीच में स्थित है। और अगर देशांतर रेखा को देखेंगे तो देशांतर रेखा जो होगी वो एक रेखा यहाँ पर जाएगी, एक रेखा बिल्कुल इसके पश्चिम में जाएगी और इस लिहाज से देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो ये पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना दोस्तों। संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ये 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इसे दोबारा से यहाँ पर कोट किया गया है क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। हालांकि ये क्षेत्रफल आपको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन दुनिया में अगर देखा जाए तो भारत से बड़े 6 देश हैं। सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जो देश है दोस्तों ये रूस है, आपको पता ही है। उसके बाद दूसरे स्थान पर कनाडा आता है, फिर चीन आता है, फिर यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है भारत। तो दुनिया का भारत जो है अगर सबसे बड़ा देश है तो ये 7वें क्रम पर है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर एग्ज़ाम ये पूछ ले आपसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश कौन सा होगा तो रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया आएगा और इसके बाद आता है आपका अर्जेंटीना, ठीक है ना। तो भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है तो ध्यान दीजिएगा कि केवल 2.42% है। याद रखिएगा कि पूरी दुनिया का जो क्षेत्रफल है उस लिहाज से अगर भारत का क्षेत्रफल देखा जाए तो केवल 2.42% है। आप समझ सकते हैं कि दुनिया कितनी बड़ी है, ठीक है। और भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, ये भी आप याद रखेंगे। हालांकि जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप पुरानी किताबों को पढ़ेंगे 2023 के पहले के जो आंकड़े हैं या फिर अगर आप 2011 की जनगणना पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि सबसे बड़ी जनसंख्या वाला जो देश है वो कौन सा है तो चीन है, ठीक है। ये बात बताई गई कि चीन जो है जनसंख्या के मामले में दुनिया में सबसे बड़ा है और इसके बाद जो है भारत का स्थान आता है। लेकिन ये आंकड़े फ़िलहाल थोड़े से अपडेट हुए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र का जो आंकड़ा आया था अप्रैल 2023 में, इसमें ये बताया गया कि जनसंख्या के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। अप्रैल 2023 में भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। अप्रैल 2023 के अंत तक भारत की जनसंख्या जो है ये 142.8 करोड़ से अधिक हो गई है, जो कि चीन से 29 लाख ज़्यादा है। तो फिलहाल अगर देखा जाए यूनाइटेड नेशन का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक तो इस समय दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है वो भारत है। चीन दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। हालांकि चीन का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से बहुत ज़्यादा है और लेकिन फिर भी भारत की जो भौगोलिक दशाएं हैं उस लिहाज से पूरी दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा जनसंख्या का वो भारत में निवास करता है। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार जो है दोस्तों ये कितना है, आपको अगर ये मैप मैं आपको दिखाऊं, ये आप मैप देख रहे होंगे, तो भारत में उत्तर से दक्षिण यानी कि अगर आप यहाँ से चलकर बिल्कुल दक्षिण तक जाएंगे और ये जो पूर्व से पश्चिम का विस्तार है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार, ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण में जो विस्तार है ये 3,214 किलोमीटर है। और अगर देखा जाए इसका जो पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार है, ठीक है, तो ये विस्तार कितना है, ये 2,933 किलोमीटर है। तो ये आंकड़ा भी याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण 3,214 किलोमीटर भारत है और पूर्व से पश्चिम जो है 2,933 किलोमीटर है। भारत की जो स्थल सीमा है इसकी कुल लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। भारत की जो स्थल सीमा है इसकी कुल लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। हाल ही में जो रिपोर्टें आई हैं उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो भारत की तटीय सीमा यानी कि जो कोस्ट लाइन है इसमें काफ़ी वृद्धि भी देखी जा रही है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत की तटीय सीमा लगभग 3500 किलोमीटर से अधिक यानी कि 48% तक की वृद्धि इसमें हुई है, जो पहले कितनी थी 7,516 किलोमीटर थी और अब बढ़कर ये हो गई है 11,098 किलोमीटर।
तो 7,516 किलोमीटर से बढ़कर फिलहाल भारत की जो तटीय सीमा है, कोस्ट लाइन है, वो 11,098 किलोमीटर हो गई है। यह वृद्धि नई तकनीकी माप यानी कि ज्वार नदमुख खाड़ी डेल्टा के कारण है, न कि जमीन के विस्तार के कारण। मुख्य स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, भारत की थल सीमा जो है दोस्तों, ये 7 पड़ोसी देशों के साथ साझा होती है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो ध्यान दीजिएगा कि इसकी कुल लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है। तो भारत की जो मतलब थली सीमा है, जो थल सीमा है, वो 7 देशों के साथ साझा होती है। ये 7 देश कौन कौन से हैं, तो ध्यान दीजिए कि सबसे लंबी सीमा जो है ये बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमा है वो 4,096.7 किलोमीटर है, जबकि सबसे छोटी सीमा जो है ये अफ़गानिस्तान के साथ है। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है वो केवल 106 किलोमीटर की है। भारत 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो ये कौन कौन से देश हैं, ये बांग्लादेश है, सर्वाधिक जो सबसे बड़ी सीमा हमारी है वो बांग्लादेश के साथ है। इसके बाद चीन है, फिर पाकिस्तान है, फिर नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है और अफ़गानिस्तान है। अगर बांग्लादेश, ये आपको पता ही होगा, बांग्लादेश को अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मैप है, तो बांग्लादेश का जो एरिया है, बांग्लादेश इसी में घुस गया था ना, ये भारत का ही तो हिस्सा था। ठीक है, ये 1947 में अलग हुआ था, तो बिल्कुल भारत के बीच में ही है। और यही वजह है कि बांग्लादेश की जो सीमा है, थल सीमा, वो सबसे लंबी मानी जाती है। इसके बाद चीन है, फिर पाकिस्तान है, फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान, देन अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा जो है वो कौन सा स्टेट बनाता है, तो राजस्थान बनाता है। याद रखिएगा, पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा जो है ये राजस्थान राज्य की है। ये सीमा कितनी है, 1,170 किलोमीटर है। तो पाकिस्तान और राजस्थान के बीच में जो लाइन बनती है वो 1,170 किलोमीटर की है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अगर आप देखेंगे, ये पूरा मैप है, तो अगर आप देखिए, ये सबसे दक्षिणी बिंदु जो है ये इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट ये सबसे दक्षिणी बिंदु है, सबसे साउथ में, और यह बृहद निकोबार द्वीप में स्थित है। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये भारत का मैप है। ठीक है, ये है आपका प्यारा भारत। ठीक है, और ये भी भारत का ही हिस्सा है। यहाँ पर ये बीच में बांग्लादेश आ गया है। तो यहीं पर जब आप जाएंगे ना बिल्कुल नीचे, ठीक है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आप जाएंगे बिल्कुल नीचे, तो यहीं पर आपको दिखेगा अंडमान निकोबार। तो यहीं पर जो ग्रेट निकोबार द्वीप है वहीं पर स्थित है इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु माना जाता है। और सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसे कहते हैं इंदिरा कोल। ठीक है, इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी बिंदु है, इंदिरा कोल जो है सबसे उत्तरी बिंदु माना जाता है, इंदिरा कोल। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और इसके बाद देखा जाए तो इंदिरा पॉइंट यानी कि ये जो बिंदु है इंदिरा पॉइंट, भूमध्य रेखा से इसकी जो दूरी है वो 876 किलोमीटर है। ये भी आप याद रखेंगे, हालांकि एग्जाम में पूछा तो नहीं गया कभी। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है, ये मैंने आपको अभी बताया था, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। पश्चिमी बिंदु यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो सबसे उत्तर में तो आपको इंदिरा कौल देखने को मिलेगा और सबसे दक्षिण में मिलेगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, पश्चिमी बिंदु जो कि गुजरात में स्थित है इसे कहेंगे आप सरक्रीक। सरक्रीक जो है ये सबसे पश्चिमी बिंदु है। और पूर्वी बिंदु जो है इसे कहेंगे आप कीबीतू। क्या कहेंगे, कीबूतू। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये भी आप याद रखेंगे। भारत के जो चरम बिंदु हैं इनको मैं मैप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर आप देखेंगे तो ये जो हिस्सा है, फिलहाल तो अब यहाँ पर लद्दाख भी बन चुका है, लेकिन इंदिरा कोल अब पहुँच गया है लद्दाख में। पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक में ही थे, लेकिन अपडेट हुआ है, अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग यूटीज़ हैं, केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। तो इंदिरा कोल अब चला गया है लद्दाख में। ये भारत का उत्तरी सिरे का बिंदु है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो भारत का जो दक्षिण सिरे का बिंदु है उसे कहेंगे इंदिरा पॉइंट, या इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वाला बिंदु देखिए आप, सबसे पूर्वी हिस्सा है, ये सबसे पूर्वी बिंदु है जिसे कहेंगे आप कीबीथू। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, भारत का पूर्वी सिरे का बिंदु है। और ये गुजरात है जो आपको पिंक कलर में दिखाई दे रहा है, तो यहीं पर स्थित है सरक्रीक। सरक्रीक ये वाला पोजीशन है और ये गुजरात में स्थित है। ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। ठीक है, और ये आप यहाँ पर देखिए कन्याकुमारी तमिलनाडु। तो ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, भारत के मुख्य भूभाग का, यानी कि वैसे तो देखा जाए तो ये जो एरिया है आप देख पा रहे होंगे ये समुद्र में स्थित है, लेकिन अगर भारत के मुख्य भूभाग का जो दक्षिणी बिंदु है तो वो कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है, ये वाला पॉइंट। ठीक है,
तो सारी बातें क्लियर हो रही होंगी, और इसीलिए मैंने मैप का सहारा भी लिया है ताकि आपको हर बात बिल्कुल क्लियर होती चले। दोस्तों यहाँ पर कुछ रेखाओं के बारे में बात करेंगे जो कि भारत की अन्य देशों के साथ सीमा रेखा निर्धारित करती हैं। उसमें सबसे पहले बात करते हैं मैकमोहन रेखा के बारे में। मैकमोहन रेखा दोस्तों ये भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। जो शिमला समझौता हुआ था 1914 में, उसी में मैकमोहन रेखा खींची गई थी भारत और चीन की सीमा रेखा के रूप में। तो मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा बनाती है। डूरन रेखा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा है। आपको पता है कि ये जो रेखा थी डूरन रेखा, इसे सर डूरन के द्वारा खींचा गया था कब? 1896 में। और पाकिस्तान कब बनता है? पाकिस्तान 1947 में बनता है। और ये रेखा उसके पहले से ही खींची जा चुकी है 1896 में। इसका मतलब ये हुआ कि जब पाकिस्तान बन गया, ठीक है, तो ये जो रेखा थी डूरन रेखा, ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में पहले थी 1896 तक। ये भारत और भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा थी। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो अब ये जो डूरन रेखा है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा बन चुकी है। बात करते हैं रेडक्लिफ रेखा के बारे में। तो ये रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत और पाकिस्तान के बीच की ये सीमा रेखा है जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 से सर रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। हालांकि ये रेखा काफ़ी विवादित भी रही थी। रेडक्लिफ पहली बार भारत आए थे और एक कमरे में बैठकर उन्होंने सिर्फ मैप के आधार पर रेखा खींच दी थी, ऐसे ऐसे करके कि भैया खींच दो ऐसे ही, ठीक है। भारत और नेपाल के मध्य जो सीमा रेखा बनती है वो काली नदी बनाती है, ध्यान रखिएगा। और पटकाई की पहाड़ियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे आप याद रखेंगे, भारत को म्यांमार से अलग करती हैं पटकाई की पहाड़ियाँ, ठीक है। भारत का दोस्तों जो मानक समय है ये इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप देखेंगे, मैं बहुत क्लियर तो नहीं बना पा रहा हूँ, पृथ्वी बनाता हूँ। ये पृथ्वी है, ये आपका जो है उत्तरी ध्रुव है और नीचे आपका दक्षिणी ध्रुव है। इसके बाद यहाँ से जो रेखाएं या मिलाई जाती हैं इन्हें क्या कहते हैं आप? इन्हें देशांतर रेखा के नाम से आप जानते हैं। तो 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा है ये लंदन के ग्रीनविच से जाके गुजरती है। और इसके बाद भारत से जो रेखा गुजरती है, जो देशांतर रेखा भारत से गुजरती है, वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ठीक है। और ये जो रेखा है ये इलाहाबाद के निकट, जो कि जिसे अब आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं, तो प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी रेखा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो भारत की मानक समय रेखा इसे कहा जाता है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को ही भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है। तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। भारत का जो मानक मध्याह्न रेखा है 82.5 डिग्री पूर्व है। अब देखो यहाँ पर 30 मिनट लिखा गया ना, इसे आप अगर चाहें तो 82.5 डिग्री लिख सकते हैं, या आप इसे 82 डिग्री 30 मिनट, ये मिनट का इंडिकेशन होता है, के रूप में लिख सकते हैं। इसका भी मतलब 0.5 से ही होता है क्योंकि आधा ही है ये, जो प्रयागराज के पास नैनी से निकलती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो रेखा है भारत का मानक मध्याह्न रेखा, तो ये उत्तर प्रदेश से गुजरती है, थोड़ा सा टच करती है मध्य प्रदेश को भी, आप यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद देखिए ये छत्तीसगढ़ से गुजरती है, जो कि यहाँ पर वायलेट जो आपका दिया गया है कलर में, उड़ीसा से भी गुजरती है और आंध्रा से भी गुजरती है। तो 1 2 3 4 5 राज्य हैं जहाँ से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा आप समझ रहे होंगे, मैंने आपको बताया था कि ये आपकी पृथ्वी हो गई, ठीक है। इसके बीचों बीच जो रेखा जाती है ये विषुवत रेखा है, जिसे आप इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर के 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ जो रेखा खींची जाती है इसे कहते हैं कर्क रेखा। और कर्क रेखा दोस्तों अगर हम बात करें तो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और यह भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित भी करती है। ये 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? तो राजस्थान है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये तस्वीर देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखिए आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, यानी कि कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है ये देख रहे हैं आप, ये मैं आप इसको रेड से मिला देता हूँ ताकि आप इसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सबसे पहले तो टच करता है किसको? गुजरात से ये टच हो रहा है। उसके बाद देखेंगे तो मध्य प्रदेश से टच हो रहा है, ठीक है, गुजरात है,
इसके बाद ये देखिए आपका मध्य प्रदेश हो गया, ये देखिए छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरता है। इसके बाद देखेंगे झारखंड से भी होकर गुजरता है, वेस्ट बंगाल से भी होकर गुजरता है, और बांग्लादेश में तो जाता ही, लेकिन बांग्लादेश क्योंकि हमारा जो है वो मतलब स्टेट नहीं है, वो अलग देश है। इसके बाद देखेंगे आप तो यहाँ पर त्रिपुरा से और थोड़ा सा हिस्सा इसका जो मिजोरम से होकर गुजरता है। तो इस प्रकार 8 स्टेट हैं। मैप के माध्यम से अगर आप इसे समझेंगे ना, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल भी चिंता नहीं होगी आपको, और बहुत आराम से चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। भारत का मानक समय रेखा, ध्यान दीजिएगा, जो भारत की मानक समय रेखा है और कर्क रेखा दोनों ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती हैं। ध्यान दीजिएगा कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये भारत की मानक समय रेखा है, तो ये मध्य प्रदेश में भी है और छत्तीसगढ़ में भी है, और वहीं पर अगर आप इसे आप देखेंगे ना, जो कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा भी आप देखेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों से होकर गुजरती है। तो अगर आप देखेंगे तो इंटरसेक्ट करती हैं ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को, कहाँ पर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं? कई बार होता है ना भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में बात की जाती है, तो इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। अगर कहीं पर भी इस बात का उल्लेख हो कि भारतीय उपमहाद्वीप के देश, तो इसका मतलब हो गया भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। एग्जैक्टली देखा जाए तो इसमें भूटान को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो यहाँ पर हिस्से हैं ये भारतीय उपमहाद्वीप का ही कभी हिस्सा थे। ये सारे देश अलग हुए हैं। पाकिस्तान भी भारत से ही बना, बांग्लादेश भी बना, नेपाल का भी जो है विलय भारत में किया जाना था लेकिन नहीं किया गया, और इसे जो है चीन के साथ एक बफर लाइन के रूप में छोड़ा गया था। ठीक है, सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। भारत में जो उत्तर प्रदेश के इसकी जो सीमा रेखा है उस सर्वाधिक राज्यों से लगती है। 8 राज्य हो गए प्लस एक यूटी हो गया जो कि दिल्ली है। तो जो 8 राज्य हैं कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इतने स्टेट से यूपी की जो सीमा रेखा है, बाउंड्री लाइन है, वो टच होती है। दोस्तों बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। आपको पता ही है ब्रह्मपुत्र नदी यांग्याब दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है। अब भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं उनको मैं एक मैप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जो पीला वाला हिस्सा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हिस्सा है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख से मुख्य रूप से कौन कौन से दर्रे जो है यहाँ पर स्थित हैं? तो जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्ज दर्रा, ये सारे दर्रे जो हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आपको मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? तो रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा मिलेगा आपको। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश मिलेगा। उत्तराखंड में नीति दर्रा, लेपू लेक दर्रा और माना दर्रा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है। तीनों दर्रे उत्तराखंड के बार बार रिपीट भी होते हैं एग्जाम में। इसके बाद देखिए आपका ये वाला जो नीला वाला जो हिस्सा है ये अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर भी बोमडिला दर्रा, यांग्याब दर्रा और दिफू दर्रा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि यांग्याब दर्रे का उल्लेख हो रहा है, तो ये कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। ये जो नीला वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ये है मणिपुर, यहाँ पर एक दर्रा है तुजू दर्रा। ठीक है, और ये देखिए आपका सिक्किम है, सिक्किम में 2 दर्रे हैं, नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा। हालांकि दर्रों के बारे में एक कंप्लीट वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ और वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जाकर आप देख लेंगे तो सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर अगर एक एक दर्रे को हम डिस्कस करेंगे कि मतलब कहाँ से कनेक्ट होता है, क्या है इतिहास, भूगोल वगैरह, तो बहुत ही समय लग जाएगा। और प्रयास ये है कि ये जो टॉपिक है आपका केवल हम टॉपिक पे ही रहें। ठीक है, भारतीय राज्यों में गुजरात की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। याद रखिएगा, ये जो भारतीय राज्य हैं उसमें सबसे अधिक लंबाई वाली जो तटरेखा है वो गुजरात की है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है किस राज्य की तटरेखा सबसे अधिक लंबी है? तो गुजरात की तटरेखा दोस्तों सबसे अधिक लंबी है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1663 किलोमीटर। ठीक है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश की तटरेखा है। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। नेपाल के साथ उत्तराखंड, ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम ये कितने स्टेट हो गए? आपके 5 स्टेट हो गए जो कि नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। बांग्लादेश के साथ बात करें तो पश्चिम बंगाल चारों तरफ से ही लगभग है,
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी कि यहाँ पर भी कुल कितने स्टेट हो गए? 5 स्टेट हो गए, जो कि बांग्लादेश के साथ। तो नेपाल हो या फिर बांग्लादेश हो, दोनों के साथ 5-5 स्टेट जो हैं वो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन को सेट करते हैं। जोजिला दर्रे का निर्माण दोस्तों ये सिंधु नदी के द्वारा किया गया है। सिपकिला का निर्माण सतलज नदी के द्वारा और जलेपले का निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा किया गया है। कई बार ये प्रश्न, ये पॉइंट जो है एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न के रूप में, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। और दोस्तों इस लेक्चर की जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दी जाएगी, तो इसे जाकर एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं हिमालय के बारे में, क्योंकि हिमालय के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं हिमालय पर्वत से। तो लद्दाख में स्थित, मैंने आपको बताया था अभी दर्रों के बारे में, तो काराकोरम दर्रा दोस्तों वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? ये लद्दाख में स्थित है। तो यहाँ पर मैंने एक आपको मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। ये वाला जो पोजीशन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये है आपका काराकोरम। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप तो ये है आपका खारदुंगला, ठीक है। ये वाला जो पोजीशन है इसकी जस्ट बाद ये है आपका बुर्जिल दर्रा, नेक्स्ट है आपका जोजिला दर्रा, और यहाँ पर है आपका बनिहाल दर्रा, ठीक है। ये वाला जो दर्रा है ये कौन सा है? बड़ा लाचला है। और इसके बाद सिपकीला दर्रा, मोलिंग दर्रा, ये चीज़ें मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर तो सिर्फ ये प्रयास किया गया है कि मैप के माध्यम से आप समझ पाएँ कि जो दर्रे हैं उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। तो भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं दोस्तों उसके बारे में बात करें तो राज्यवार सूची यहाँ पर मैंने उपलब्ध कराने का प्रयास किया है, और जो मुख्य मुख्य दर्रे हैं ताकि आप इसे समझ सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख या जम्मू कश्मीर में स्थित जो दर्रे हैं। काराकोरम दर्रा, ये बहुत बार पूछा गया है। कई बार दोस्तों काराकोरम दर्रे के बारे में इस प्रकार के भी प्रश्न बनते हैं कि काराकोरम दर्रा ये किस हिमालय में स्थित है? बृहद हिमालय में स्थित है या फिर ट्रांस हिमालय में स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा कि काराकोरम दर्रा ये ट्रांस हिमालय में स्थित है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो भारत और चीन को कनेक्ट करता है। जोजिला दर्रा दोस्तों ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ठीक है। बनिहाल दर्रा जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ता है, और जो प्रसिद्ध जवाहर सुरंग है वो बनिहाल दर्रे में ही स्थित है। बुर्जिल दर्रा दोस्तों ये श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है, गिलगिट जो कि फिलहाल पीओके में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है। तो बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। खारदुंगला के बारे में बात करें तो लद्दाख में स्थित है, दुनिया की सबसे ऊंची मोटर युक्त सड़कों में से एक ये है दर्रा, जहाँ पर मतलब मोटर वाहन चल सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो मुख्य दर्रे हैं उसमें सबसे पहले बात करते हैं सिपकीला दर्रे के बारे में। तो सिपकीला दर्रा दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। और सतलुज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। सतलुज नदी का जो उद्गम है दोस्तों ये तिब्बत में जो आपका मानसरोवर झील है उसी के पास स्थित एक राकस ताल है, जिसे राक्षस ताल भी कहते हैं, वहीं से इसका उद्गम होता है और सिपकीला दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है। ध्यान दीजिएगा कि प्राचीन काल में सतलुज नदी का नाम सतुद्री हुआ करता था। सतुद्री नदी मतलब सतलुज नदी का ही प्राचीन नाम है। भाखड़ा नांगल बांध ये सतलुज नदी पर ही बना है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। रोहतांग दर्रा दोस्तों ये भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है, रोहतांग दर्रा। तो कुल्लू, लाहौर और स्पीति घाटियों को जोड़ता है ये रोहतांग दर्रा। और बड़ा लाचा दर्रा दोस्तों ये मंडी को लेह से जोड़ता है। उत्तराखंड के जो दर्रे हैं इसमें लिपू लेक दर्रा है, माना दर्रा है जिसे डुंगरीला के नाम से भी जानते हैं, और नीति दर्रा है, ठीक है। सिक्किम में नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो नाथुला दर्रा भारत और चीन यानी कि तिब्बत के बीच महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है, जबकि जो जलेपला दर्रा है ये सिक्किम और भूटान या तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। अरुणाचल में बोमडीला दर्रा है और यांग्यार दर्रा है। ध्यान दीजिएगा कि अरुणाचल प्रदेश को लहासा से जोड़ता है बोमडीला दर्रा, और यांग्यार दर्रा इसी दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, ये मैंने आपको अभी बताया था। दक्षिण भारत के भी कुछ दर्रे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि पश्चिमी घाट में स्थित हैं। इसमें देखेंगे आप थाल घाट है, भोर घाट है और पाल घाट है। तो सबसे पहले तो आप थाल लाएंगे यानी कि थाली लाएंगे, फिर भोर यानी कि उसमें क्या रखेंगे, भात रखेंगे यानी कि चावल रखेंगे, और फिर आप पानी पिएंगे, खाना खाने के बाद पानी पिएंगे। तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। तो थाल घाट दोस्तों मिलेगा आपको कहाँ पर? महाराष्ट्र में, मुंबई नासिक को जोड़ता है। इसके बाद भोर घाट है, ये भी महाराष्ट्र में ही है, मुंबई पुणे को जोड़ता है। और पाल घाट दोस्तों ये महाराष्ट्र में नहीं बल्कि केरल में है, जो कि कोच्चि को कोयम्बटूर तमिलनाडु से जोड़ता है। अब दोस्तों बात करते हैं जीवित जड़पुल के बारे में। यूपीएससी में भी ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और हाल ही में इसे जो है यूनेस्को की धरोहर सूची में भी शामिल करने का प्रयास किया गया है। तो जीवित जड़पुल क्या होता है? मेघालय की जो खासी जनजाति के लोग होते हैं वो रबड़ के पेड़ की जड़ों से जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुल का निर्माण करते हैं। स्थानीय भाषा में इसे कहते हैं
जिंग केंग इरो। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हैं। सबसे ऊंची चोटी जो है सतपुड़ा की वो धूपगढ़ी है, और धूपगढ़ी की ऊंचाई कितनी है 1350 मीटर। यह महादेव पर्वत पर स्थित है। सतपुड़ा की पहाड़ियों पर ही एक महादेव पर्वत है, और उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसे कहा जाता है धूपगढ़ी। ठीक है, और सतपुड़ा के जो पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका है कि विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप कौन सा है। तो दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप ये माजुली द्वीप है, जो कि असम में स्थित है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी की 2 शाखाएं मिलकर बनाती हैं। अब कुछ प्रमुख जल अंतराल हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि 8 डिग्री चैनल, यह मालदीव और मिनिकॉय के बीच में स्थित है। 9 डिग्री चैनल, यह कावारत्ती और मिनिकॉय के बीच में है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। ग्रैंड चैनल, ये सुमात्रा जो कि एक द्वीप है इंडोनेशिया का, तो सुमात्रा और निकोबार के बीच में स्थित है ग्रैंड चैनल। पाक जल डमरू मध्य, दोस्तों ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। 11 डिग्री चैनल जो है ये लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटता है। उत्तर में अमेनी द्वीप पड़ेगा और दक्षिण में कन्नानोरे द्वीप। तो दोस्तों आज के भारत के भूगोल के अंतर्गत इतने सारे टॉपिक ही मुझे लगता है पर्याप्त हैं। इसके बाद जो पार्ट 2 है उसमें बाकी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अब 1-2 क्लासेज आपकी और होंगी और आपका जो ये टॉपिक है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसकी PDF आपको ग्रुप में दे दी जाएगी ताकि आप इसका रिवीजन कर सकें। क्लास के बारे में आपकी जो भी राय है, आपको पढ़ने में मज़ा आया नहीं आया, आपको क्लास बोरिंग लगी या इंटरेस्टिंग लगी, आपको नए तथ्य जानने को मिले नहीं मिले, जो कुछ भी आपकी राय हो बेबाक रखिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि अगली क्लास में आपकी जो शर्तें हैं, आपकी जो बातें हैं, उनको शामिल करके क्लास को और इंटरेस्टिंग वे में मैं पेश कर सकूं। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।